बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मनीष कुमार प्रवक्ता जेडीयू, मोहम्मद आदिल हुसैन प्रवक्ता एआईएमआईएम, आरजू खान प्रवक्ता आरजेडी, अश्विनी शाह नेता बीजेपी इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं। अश्विनी जी, बार बार यही कहा जा रहा है विपक्ष की तरफ से कि चुनाव करीब है पश्चिम बंगाल में, बिहार में, इसलिए इस तरह के मुद्दे उठाए जा रहे हैं। देखिए, मुद्दे उठाए क्या जा रहे हैं इस समय दिखाई दे रहा है, आपके चैनल पर चल रहा है, पूरा देश देख रहा है कि किस तरीके से ये हिंसा फैलाई जा रही है वहां। ये दंगे नहीं है विवेक जी, इसको दंगा नहीं कहते हैं, इसको हिंसा कहते हैं। और ये राज्य प्रायोजित हिंसा है जिसमें ममता बनर्जी जी के बयान और प्लस उनके एक मंत्री का बयान भी शामिल है उकसाने के लिए। वो दिखाई दे रहा है। अगर आपको इस देश में एक कोई कानून बना है, बिल पास हुआ है, उसका विरोध करना है तो लोकतांत्रिक तरीके से करिए। अगर वक्फ का विरोध करना है तो लोकतांत्रिक तरीके से करिए। हिंदुओं को निशाना क्यों बनाया जा रहा है? ये जानबूझकर वहां हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है। उनके पीछे सरकार खड़ी है। आज वहां की जनता त्राही त्राही कर रही है, अपने ही देश में लोगों को पलायन करना पड़ रहा है। अगर कहीं केंद्र सरकार कोई कठोर कदम उठा लेती है तो यही ममता बनर्जी और इंडिया अलायंस के लोग कल जो है चिल्लाना शुरू कर देंगे कि ज्यादती हो रही है। लेकिन ये लग रहा है कि ममता बनर्जी ने हिंसा को अपना रास्ता चुन लिया है और यही उनका अंतिम रास्ता है मुस्लिम तुष्टीकरण का। मुस्लिम तुष्टीकरण में आकंठ तक डूबी हुई ममता बनर्जी को यह दिख नहीं रहा है कि वो हिंदू भी उनके वोटर हैं जिनको मारा जा रहा है, वो दलित जो मरे हैं वो भी उनके वोटर हैं, ये नहीं दिख रहा है। उनका तो सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम तुष्टीकरण का काम है और वो कर रही है। ये पहली बार नहीं हुआ है वहां, ये तो जब चुनाव होते हैं वहां हमेशा देखिए, जब राज्य में कोई भी चुनाव हो रहा है, जिला पंचायत का चुनाव हो, लोकसभा का चुनाव हो, जब से ममता बनर्जी जी आई हैं ये चीजें और बढ़ गई हैं। मानवाधिकार आयोग के जजेस जाते हैं, वहां दौड़ा लिया जाता है, सीबीआई के अधिकारियों को दौड़ाया जाता है। इस तरीके की वहां जो है ये सरकार चला रही है। ये सरकार फेल है। ममता बनर्जी जी को इस्तीफा दे देना चाहिए। अश्विनी जी, लेकिन आपको नहीं लगता कि चुन चुन के ऐसे मुद्दे उठाए गए? सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट हो गया, यूसीसी हो गया, इसके अलावा धारा 370 हो गई, उसके अलावा 3 तलाक हो गया, उसके बाद अब ये जो वक्फ संशोधन कानून हो गया, इससे बार बार ये आरोप लगाया जा रहा है कि मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं। जी, अच्छी बात है विवेक जी, सवाल अच्छा है। अब ये बताइए 370 देश में कौन से सदन से पास होकर लगा था और अस्थाई था या अस्थाई था? लेकिन कोई हटा नहीं रहा था। आज 370 हटने का जो कारण है वो पूरा दिखाई दे रहा है, किस तरीके से वहां विकास हो रहा है। हजारों करोड़ की चीजें वहां जो है दिखाई दे रही हैं, सड़कें दिखाई दे रही हैं। अब जो है अब ये स्थिति हो गई है कि देश के गृह मंत्री को वहां जाने के बाद वो क्या होता था उनका बयान सुनिए, कहने लायक नहीं है। लेकिन आज उसकी स्थिति है कि उसी पार्टी के नेता जाते हैं और बर्फ के गोले खेलते हैं। स्थिति यह है कि पत्थर चलाने वाले नहीं हैं। 370 की बात हुई। अब आ जाइए 3 तलाक। महिलाओं ने जो उसका लाभ लिया है, आज मुस्लिम महिलाएं हमारी बहनें एकदम प्रसन्न हैं, जो कि इन लोगों ने खेत समझ रखा था। उन लोगों को कहते थे महिलाएं तो खेत हैं। अब आता हूं मैं सीएए पर। सीएए से मैं कहता हूं कि आप और कोई भी हमें जवाब दे देगा किसी एक मुस्लिम भाई की नागरिकता गई हो, जितना अफवाह फैलाया गया। और उस समय सुरेश चाचा का पैसा हुआ करता था और आंदोलन खूब चला। लेकिन अब सुरेश चाचा का पैसा नहीं है और ये आंदोलन चल रहा है, यानी कि राज्य प्रायोजित ये सारी चीजें हो रही हैं। जो भी चुन चुनकर मुद्दे आपने कहा, उन मुद्दे से किस मुसलमान भाई का नुकसान हुआ है ये बताया जाए और देश के सामने रखा जाए। सब में 370 में ये लोग सुप्रीम कोर्ट गए, वापस आए। 3 तलाक में गए, वापस आए। ये सीएए में गए, वापस आए। यूसीसी वहां लागू हुआ, उत्तराखंड में गए, वापस आए। तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला ये लोग तो कहकर मान लेते हैं, लेकिन उसके पहले हिंसा का क्या स्थान है? इस लोकतांत्रिक देश में लोकतांत्रिक तरीके से भी विरोध हो सकता है। जी, मैं आदिल खान के पास जा रहा हूं, प्रवक्ता एआईएमआईएम। आदिल हुसैन साहब, माफ कीजिएगा, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आदिल हुसैन साहब, उन्होंने कहा कि बीजेपी के प्रवक्ता ने, भाई विरोध तो सरकार का है, अगर वक्फ का विरोध है तो फिर हिंदुओं से क्यों प्रतिशोध है? देखिए, किसी भी घटना का हम निंदा करते हैं। कोई भी घटना की स्टेट सरकार की जवाबदेही है लॉ एंड ऑर्डर की। जिस तरीके से कल गुना में हुआ, गुना में बीजेपी के काउंसिलर और बीजेपी के लोग ने निकाला बिना परमिशन के रैली, वहां के एसपी साहब ने गिरफ्तारी की। आज बजरंग दल बीएचपी का लोग एसपी के खिलाफ आ गया।
आपने कानपुर में देखा, एक एसपी ने पकड़ा, इन लोग का इलीगल जुलूस निकल रहा था, उस एसपी का ट्रांसफर हो गया। तो बीजेपी का डीएनए है और बीजेपी चाहती है। ममता बनर्जी तो कल तक इनके साथ थी, कल तक इनके साथ गलबैया कर रही थी, और आज ममता बनर्जी अलग हो गई है। तो बीजेपी का डीएनए में नफरत है। और ये शाही जी जो बैठे हैं, एक आज बीजेपी के नेता बने हैं, किसी दूसरे चैनल पर राजनीतिक विश्लेषक बन जाते हैं। समझ में नहीं आता इतना दोहरा चरित्र लोग कैसे रखते हैं। अरे किसमें बदलिए देखा आपने, कहीं। बताइए जरा। एक चीज किसमें रहिए, जो देखा बीजेपी आपने? का है तो खुल के रहिए बीजेपी, मैंने किस खुल के चैनल पर रहिए। देखा आपने, जरा मुझे बता दीजिए। बहुत चैनल किस पे मैंने चैनल इनको पर देखा, देखा है आपने? विश्लेषक। मैंने किस पे आपके देखा साथ है? डिबेट किया है, सबूत पेश करिए। मैंने डिबेट किया है बहुत चैनल पे। आप झूठ बोल रहे हैं, और बीजेपी का मैं ऑफिशियल बहुत प्रवक्ता है स्पष्ट तो रूप से पहले कहता पूछिए। हूं, मैं एक भारतीय जनता पार्टी का नेता हूं, था और ठीक है, आप रहूंगा। दूसरे चैनल अरे पे भाई बैठिए, मुद्दा ये नहीं आपकी है। तरह ये वीडियो ओवैसी का चलाएंगे चमचा उनको। नहीं हूं मैं। आदिल हुसैन जी, मैं मुद्दा हिंदू ये देश नहीं का है। हिंदू हूं, और मुद्दा ये हिंदू नहीं धर्म जो है है कि भारतीय कौन जनता पार्टी कौन हिंदुओं की कौन रक्षा क्या कौन बोल करती रहे किस हैं, लिहाज कैसे से बोलिए। बैठ रहा और है। मैं आदिल रहूंगा। हुसैन जी, मुद्दे पे आते हैं ना। मैंने सवाल पूछा, मुद्दा वक्फ तर्क नहीं है कानून का कोई। विरोध है तो हिंदुओं से क्यों विवेक भाई, प्रतिशोध तर्क है? नहीं है कोई। सवाल इस बात को लेकर है। और दूसरा अरे ये कि भाई, हर चुनाव में इस तरह का हिंदू माहौल से क्यों क्यों, बनाया जाता है? ये तो हिंदू से क्यों विरोध होगा? हिंदू भाई और मुसलमान और हिंदू कोई अलग है क्या? इस देश के आंख है। आप नाथूराम गोडसे के हम थोड़ी मानने वाले। देश का पहला आतंकवादी नाथूराम गोडसे है, जिसको बीजेपी मानती है, जिसको संघ मानता है, जिसको बीएचपी मानता है। ये हम लोग से क्या बोलेंगे? बगल में मनीष जी बैठे हुए हैं, मनीष जी से पूछिएगा नीतीश जी ने क्या आरएसएस के बारे में कहा था। मिट्टी में मिल जाएंगे, भाजपा में नहीं जाएंगे, आरएसएस मुक्त भारत बनाएंगे। मनीष जी अभी बताएंगे, सदन में नीतीश कुमार ने कहा था आरएसएस मुक्त भारत बनाएंगे, बीजेपी में नहीं आए। नीतीश कुमार का एक स्ट्रेचर था, मजबूरी में आज चले गए हैं बीजेपी के साथ, लेकिन दो दो बार बीजेपी को आंख दिखाया नीतीश कुमार जी ने। और नरेंद्र मोदी का डिनर तक 2010 में छीन लिया था। यही नीतीश कुमार का बिहार है। बिहार में नहीं होता। हम नीतीश जी सवाल को का जवाब सैल्यूट नहीं दे करते रहे हैं। हैं। अश्वनी चौबे विवेक जी बीजेपी के का सवाल मंत्री का था, उसका जवाब नहीं बेटा दे ने रहे। उद्धव किया था, नीतीश जी ने गिरफ्तार करवाया था। अभी जमुई तो में खुशबू पांडे ने उपद्रव किया, तो नीतीश जी ने गिरफ्तार करवाया। मुर्शिदाबाद में स्टेट हिंदुओं पर हमले स्टेट क्यों हुए सर? मैं तो एक सिंपल सा सवाल आपसे पूछ रहा हूं। विरोध केंद्र सरकार का है, बिल केंद्र सरकार लेकर आई, पास केंद्र सरकार ने कराया, सदन से बिल पास हुआ, इसमें हिंदू कहां से आ गए? भाई हिंदू तो बीजेपी हिंदू मुसलमान ला रहा है ना। लॉ एंड ऑर्डर स्टेट सब्जेक्ट है। पूछिए प्रशासन से, एसपी से, डीएम से, उन लोग क्या कर रहे थे सुप्रीम कोर्ट में। 45 मिनट के अंदर अगर डीएम एसपी चाले तो वो दंगा रुक जाएगा। अगर कहीं दंगा हो रहा है तो कहीं ना कहीं डीएम एसपी की लापरवाही है, उसको डिसमिस कीजिए ना सर्विस से। जैसे बिहार शरीफ में दंगा हुआ था, ममता बनर्जी नीतीश जी महागठबंधन की सरकार थी, सीसीटीवी लगवाइए। क्यों आप सीसीटीवी नहीं लगाते? डीएम एसपी से पूछिए। और हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी भी लोग पर अगर हमला होता है तो निंदनीय है। हम बीजेपी और ठीक है, अमित शाह की मनीष पुलिस मनीष दिल्ली मनीष पुलिस की कुमार जी तरह के नहीं पास है। जा रहा नॉर्थ वेस्ट दिल्ली में दंगा हुआ हूं था, जी। अमित शाह की पुलिस आंख मनीष देख कुमार जी के बैठी पास जा थी। रहा हूं, उसके बाद आरजू खान आपके पास आ रहा हूं। मनीष कुमार जी, क्या बिहार चुनाव से पहले जानबूझकर एक कवायद की जा रही है, खासकर बिहार में? विवेक जी, फिर से एक बार सवाल को दोहराया जाएगा। मैं कह रहा हूं बिहार में विधानसभा चुनाव करीब हैं, साल के अंत में चुनाव होने हैं, क्या इसलिए माहौल बनाया जा रहा है? बिल्कुल जाहिर सी बात है विवेक जी, बिहार में जब से आदरणीय नीतीश कुमार जी ने बिहार को संभाला, तो बिहार पहले किसने जाना जाता था? हिंदू मुस्लिम झगड़ा, जातीय नरसंहार, इन्हीं चीजों से बिहार पहले जाना जाता था। अपहरण, हत्या, लूट, डकैती। लेकिन जब से आदरणीय नीतीश कुमार जी बिहार की सत्ता संभाली है, जो लोग मुसलमानों के हितैषी बनकर फिर रहे हैं, जरा उनके प्रवक्ता से पूछिए कि बिहार के किस जिले में कब्रिस्तान की घेराबंदी किया। आज आदरणीय नीतीश कुमार जी अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय, अल्पसंख्यक छात्रावास, उसके बाद अल्पसंख्यकों को उद्योग लगाने के लिए 10 लाख रुपए का लोन। यहाँ पूरे देश में कहीं की राज्य कोचिंग योजना नहीं चलती है, केवल बिहार में हज भवन में राज्य कोचिंग योजना चलती है। वहां से बच्चे पढ़ के विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षा पास कर रहे हैं। उसके बाद आपको अशोक राजपथ में ही वक्फ की संपत्ति पे अंजुमन इस्लामिया का बड़ा भवन, हज भवन, मौलाना मजदूर हक का यूनिवर्सिटी का बड़ा भवन। तो नीतीश कुमार जी तो काम करते हैं और वो दिखता है। अब भले जिनकी आंख खराब हो उन्हें नहीं दिखती होगी, लेकिन हमारे नेता ने तो काम किया, और काम के आधार पर लोगों के बीच में है। लेकिन जो लोग पहले थे, बिहारी वो धरती है कि भागलपुर की धरती खून से रंग गई थी, और उसके बाद की जो सरकार आई थी वो मुकुट पहना रही थी चांदी की। और नीतीश कुमार की सरकार में आने के बाद दोषियों पे कार्रवाई किया,
आयोग का गठन किया और चिन्हित करके उन पे कार्रवाई किया, और जो लोग भागलपुर छोड़ के चले गए थे पुनः उन्हें भागलपुर में बसाया और आर्थिक सहयोग दिया। नीतीश कुमार जी जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। हम तो आपके चैनल पे ये चुनौती देते हैं कि बिहार में किसी को अगर हिम्मत है तो कोई जरा सामाजिक सौहार्द बिगाड़ के दिखाए, अगर कोई है तो नीतीश कुमार जी को रहते ये सब नहीं हो सकता। लेकिन जहां तक सवाल है वक्त का नए कानून का, हाँ। नीतीश कुमार जी स्वयं मुख्यमंत्री आवास में मुस्लिम संगठन के शीर्ष नेताओं से मुलाकात की और जिन बिंदुओं पर उनकी चिंता थी वो सारी बातें को गंभीरता पूर्वक सुना, और जो हमारे पार्टी के जो मेंबर थे जेपीसी में आप ये कहना चाह रहे हैं, पांचों बिंदु को पहुंचा दिया गया जी, और वो सारी बातें आप ये कहना चाह रहे हैं कि चुनाव में नीतीश जी का मुकाबला नहीं कर पाएंगे, इसलिए हिंदू मुसलमान कर रहे हैं प्रदेश में। बिल्कुल। कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल का उद्देश्य क्या रहा है? कांग्रेस क्या चाहती है? जी, मैंने तो आपको उदाहरण दिया कि भागलपुर में इतना बड़ा दंगा, तो कांग्रेस क्या चाहती है कि दंगा हो। राष्ट्रीय जनता दल क्या चाहती है? हिंदू मुस्लिम झगड़ा हो, जातीय नरसंहार हो। आरजू खान जी, नीतीश कुमार जी के रहते कोई दंगा हो। आप नीतीश कुमार एनडीए को बिहार में रोक नहीं पाएंगे, इसलिए हर प्रदेश में, अब जैसे पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के ऊपर भी बीजेपी यही आरोप लगा रही है। आरजू खान जी, देखिए, इन्होंने जिस वक्त से इन्होंने आरएसएस के साथ गठबंधन कर लिया है ना, जनता दल यूनाइटेड ने, और जाके गोडसे के गोद में बैठ गए हैं, इनकी भाषा ऐसे ही बदल गई है। इनके ही है देवेश चंद्र ठाकुर जो मुसलमानों को गाली देते हैं और ध्रुवीकरण की राजनीति ये करते हैं। सुनिए, बोलने दीजिए आपको, बोलने दीजिए। अरे लल्लन सिंह ने जहरीले बोल बोल के पटल पे वो आपके हैं, वो आपके जनता आपके हैं। सुनिए, लल्लन सिंह के जहरीले बोल किसके लिए थे? देवेश चंद्र ठाकुर के जहरीले बोल किसके लिए थे? मुसलमानों के लिए थे। एक करके जो मुसलमानों को गाली देते हैं, कहते हैं कि वो संसद में नमाज पढ़े। आपके शासन सत्ता में आप संपोषित कर रहे हो, आप संरक्षित कर रहे हो, तब तो वो ऐसे जहरीले बोल रहे हैं। ये सब आपकी वजह से हो रहा है ना। अरे एक करके मनीष जी, एक सेकंड आरजेडी के प्रवक्ता को सुन लेते हैं पहले, एक करके। अरे मनीष जी एक करके, मनीष जी एक करके। मनीष जी एक करके आरजू खान को सुन लेते हैं पहले। आरजू खान कौन कर रहा है हिंदू मुसलमान? आरजू खान कौन कर रहा है हिंदू मुसलमान? एक सेकंड मनीष जी, एक सेकंड, एक करके। मनीष जी एक करके, आरजू खान कौन कर रहा है हिंदू मुसलमान? जो सत्ता में 20 साल से बैठे हुए लोग हैं, जो बचौल से गाली दिलवाते हैं, जो देवेश चंद्र ठाकुर से गाली दिलवाते हैं, जो लल्लन सिंह से गाली दिलवाते हैं, जो नीरज बबलू से गाली दिलवाते हैं। कौन है प्रदेश का मुख्यमंत्री? किसकी सरकार है? किसके मंत्री हैं? इन्होंने संपोषित और संरक्षित किया है। इन्होंने क्यों आरएसएस को क्यों इन्होंने दिया? गोडसे के महिमा मंडन क्यों करते हैं? वक्फ बोर्ड पे सपोर्ट इसीलिए किया। नहीं आरजू खान जी, आरजू खान जी सुन लीजिए, मेरी बात को पूरा करने दीजिए। जल्दी से पूरा कर लीजिए, फिर मेरा सवाल भी आपसे। आरजू खान जी प्लीज मेरे साथ और दरगाहों पे कब्जा करवाया जा सके, ये है जनता दल यूनाइटेड की सच्चाई। और ये चोला और के बेटे सेकुलरिज्म का, अरे आपका चोला उठा के अभी किसका कब्जा है? वक्फ बोर्ड की संपत्ति पर अभी किसका कब्जा है? अच्छा ये बताइए कि आप वक्फ बोर्ड पे बार बार बोल रहे हैं। वक्फ बोर्ड का कोई भी चीज होता था, चेयरमैन होता था या फिर इस सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर जो है रेवेन्यू जाता था, स्टेट गवर्नमेंट को रेवेन्यू देती थी। क्या ऐसी जरूरत पड़ी कि मुसलमानों के आप मकबरे, दरगाह, मस्जिद, मदरसों को के ऊपर आपकी नजर है? और जनता दल यूनाइटेड उसकी पोषक है। जनता दल ने यूनाइटेड ने उसका समर्थन किया, और आप कहिएगा कि आप विरोध नहीं कर सकते क्योंकि ये संसद से पास हो चुका है। तो ऐसे ही 3 काले कानून संसद से पास हुए थे जो किसानों के खिलाफ थे। विरोध करने के लिए किसी ने इनकार नहीं किया है। सवाल इस बात को लेकर है कि भाई विरोध केंद्र सरकार से है ना। जनता पार्टी के लोग कहते हैं कि आरजू खान जी, विरोध केंद्र सरकार से है कि हिंदुओं से है? नहीं, हिंदुओं से कोई परेशानी नहीं है। हिंदुओं और मुस्लिम की एकता और अखंडता से अगर किसी को डर लगता है तो वो भारतीय जनता पार्टी है, क्योंकि ये जानते हैं कि जैसे ही प्रदेश का हिंदू मुसलमान एक हो जाएगा, इनकी गद्दी जो है वो खतरे में आ जाएगी।
इसलिए भारतीय जनता पार्टी डरती है। ये बात करेंगे आसाम, मणिपुर की बात करेंगे। मणिपुर में कौन है? क्यों 1.5 साल 2 सालों से अराजकता फैली हुई है? ये वहां क्यों नहीं कोई बात करते हैं? कोई स्टेटमेंट वहां के लिए क्यों नहीं देते हैं? अरे अच्छा, पश्चिम बंगाल से कई पश्चिम बंगाल से कई टीएमसी नेताओं के हैदराबाद से इमरान मसूद का बयान आया, 1 घंटे में हिसाब कर देंगे। पश्चिम बंगाल में किसी ने कहा आंख निकाल लेंगे, किसी ने कहा कोई टच नहीं कर सकता है। ऐसे बयानों पर विपक्ष खामोश क्यों हो जाता है? ऐसे बयानों की आलोचना या फिर ऐसे बयानों की निंदा या ऐसे बयानों का खंडन कभी नहीं दिखता है। सांडिल्य जी, आपको समझने की जरूरत है। आदरणीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब कहते हैं कि तुम्हारा रिजर्वेशन छीन के मुसलमानों को दे दिया जाएगा, तो तुष्टीकरण की राजनीति कौन करता है? जब देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि तुम्हारा मंगलसूत्र छीन के दूसरे को दे दिया जाएगा, तो देश के प्रधानमंत्री ये गर्व से ये क्यों नहीं कहते कि हम हिंदुस्तानी हैं, हम भारतवासी हैं? ठीक बात है। आप प्रधानमंत्री की बात को इससे पहले कई बार कोट कर चुके होंगे, मुझे इस बात का यकीन है, डिबेट में आपकी बातचीत हुई होगी। लेकिन कोई अगर ये कह दे तुम्हारी आंखें निकाल लेंगे, तुमने अगर नजर डाली वक्फ की संपत्ति पर, कोई ये कहे कि भाई छू नहीं सकते, हाथ लगाओगे तो हाथ तोड़ दिया जाएगा, कोई ये कह दे कि भाई आप जो है इस देश में संविधान से ऊपर शरिया है, तो विपक्ष की भूमिका वहां पर भी तो बनती है। संविधान का अपना जगह है, सरिया का अपना जगह है। देश लोकतंत्र में संविधान से चलता है, संविधान से चलेगा। हम संविधान के मानने वाले लोग हैं और संविधान ने कहा है कि वायलेशन हुआ है आर्टिकल 26 का, जो वक्फ बोर्ड को जो आपने बिल जो पास करवाया है। तो आप पढ़िए संविधान को, और संविधान को हम आइन संविधान ने कहीं नहीं कहा है। कोर्ट में अभी मैटर कोर्ट में है 15-16 अप्रैल को इस पर मोस्ट प्रॉब्ली सुनवाई है सुप्रीम कोर्ट में, हमें उसका इंतजार करना चाहिए। लेकिन जिस तरह से हिंदू मुसलमान इस देश में देखने को मिल रहा है वक्फ कानून को लेकर, और हिंदुओं को जिस तरह से टारगेट किया जा रहा है, उससे चुनावी मंशा बार बार उसको लेकर सवाल उठते हैं। अश्विनी शाही जी देखिए विवेक जी, अभी आरजेडी के आरजू खान जी ने कहा कि सरिया नहीं है, संविधान हमारे लिए है। एकदम सही बात है, होना भी चाहिए, हिंदुस्तान में रहने वाले के लिए संविधान ही होना चाहिए। लेकिन इन्हीं के सहयोगी झारखंड में और मंत्री जी को कौन समझाएगा जो कहते हैं हमारे लिए सरिया पहले है, संविधान बाद में, मंत्री हैं, संविधान की शपथ लिए हुए हैं। तो ऐसे लोग हैं, आपके साथी हैं भाई। कौन समझाएगा? गिरिराज सिंह को कौन समझाएगा? योगी आदित्यनाथ को कौन समझाएगा? गिरिराज सिंह तो संविधान को लेकर चलते हैं। गिरिराज सिंह सरिया कानून नहीं मानते हैं। कौन समझाएगा इनको? गिरिराज सिंह कानून नहीं मानते। आरजू जी, आपके मंत्री, आपके इंडिया अलायंस के मंत्री ने कहा, और जवाब ले लीजिए, बीच में नहीं, आपके बीच में नहीं बोला मैंने। विवेक जी को थोड़ा शांत कराइए, इनके बीच में नहीं बोला। ये लोग जो है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का विवेक जी थोड़ा एक एक करके प्लीज, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, एक एक करके अश्विनी जी की बात पूरी हो जाए। इनके बीच में तो नहीं बोला मैंने, लेकिन थोड़ा सा धैर्य रखें, ये ज्यादा बढ़िया है। अभी देखिए इन दोनों भाइयों ने बोल भी नहीं सकते, ये सच्चाई है। नहीं बोल सकते हैं भाई। अब चारा चोरों के बीच में हम लोगों का क्या काम? हम लोग उठा के जेल में बंद करेंगे चारा चोरों को, और कुछ नहीं करेंगे। चारा चोरों को हम लोग जेल में बंद करेंगे। चलिए आप सुन लीजिए। आरएसएस है तो हिंदुस्तान में सब लोग सुखी हैं। चारा चोरों के साथ क्या चारा खा जाने के लिए है? जमीन के बदले नौकरी, जमीन के बदले नौकरी, बेईमानों का परिवार, बेईमानों का दल, और आप उसके प्रवक्ता। यही तो है। देखिए बहस धीरे मत करिए विवेक जी, एक एक करके आरजू खान जी एक एक करके एक बार बात पूरी हो जाए अश्विनी जी की, फिर मैं आदिल हुसैन के पास जा रहा हूँ। अश्विनी जी, जिन्होंने देश के तिरंगे को मनहूस कहा कई सदियों तक, इन्होंने देश का तिरंगा नहीं फहराया, ये हमको लेक्चर देंगे। सजाए आपका मुजरिम जो है लालू प्रसाद यादव को समझाइए, क्यों घूम रहा है वो बाहर? लालू प्रसाद यादव है, क्यों घूम रहा है बाहर? जमानत लेके कि हम अस्वस्थ हैं, मेरी किडनी खराब है, और वो घूम रहा है बेईमान अपराधी बाहर घूमे। एक एक करके आरजू खान जी एक एक करके अश्विनी शाह और आदिल जी को स्क्रीन पर रखिए पीसीआर प्लीज। अश्विनी जी बात पूरी कीजिए प्लीज। विवेक जी देखिए, हमारे ओवैसी जी के प्रवक्ता हैं और एक लालू प्रसाद यादव जी की पार्टी के प्रवक्ता हैं। दोनों लोगों ने आपके इस मुद्दे से भटकाया। एक तो हमारे पास आदिल हुसैन तो हमारे ऊपर अटैक करना शुरू कर दिए। चलिए भाई, आप अगर बांटते हो कि भाजपा और राजनीतिक विश्लेषक क्या है वो अलग बात है, मुद्दे की बात करिए।
ओवैसी साहब जो वक्त की चीज है ना, ओवैसी साहब ने 100 एकड़ जमीन पर फार्म हाउस बनाया है। उनके एक साथी ने 12,000 रुपए महीने पर जो है होटल खोला है, मॉल खुले हैं। तो अगर इस वक्त की प्रॉपर्टी पर मॉल खोलने का हो तो हम भैया उसको खाली कराएंगे, और वो सारी ये 100 एकड़ फार्म हाउस भी हम खाली कराएंगे और ये होटल भी। उसकी कमाई यतीमों को, बेवाओं को, जो उसके हकदार होंगे हम देंगे। आप सड़क पे उतरते रहिए, और जो ये 1 घंटा कि हम सही कर देंगे, आंख निकाल लेंगे, मैं कहना चाहता हूं इन लोगों से, ये जो कठमुल्ले बने घूम रहे हैं ना, जो बयान दे रहे हैं, वो अपने पसमानदा मुसलमान भाइयों के पक्ष में नहीं दे रहे हैं, वो हम उनको भड़का रहे हैं कि ये तो अपने अच्छे घरों में बैठे हुए हैं, निकलकर सड़क पर आए बोले। हिम्मत हो तो मैं कहता हूं उत्तर प्रदेश में करके दिखा दे जरा सा एक दंगा, सबको सही 1 घंटे में न कर दिया गया प्रशासन के द्वारा तो समझ में आएगा। लेकिन नहीं, कहीं मौका मिलेगा 150 लोगों की भीड़ होगी, बोल जाएंगे। लेकिन ये लोग भड़का रहे हैं। इन लोगों ने, इन अशराफ ने, इन बड़े मुस्लिमों ने जमीनें कब्जा करके रखा हुआ है पसमानदा मुसलमानों को, और भारत की सरकार, एनडीए की सरकार इस समय वही उनका हक दिलाने के लिए ये बिल लेकर आई। अंतिम लाइन में कहना चाहूंगा, 1954 में आया ये कानून संगत था, किसी एक्ट का वायलेशन नहीं था। 1995 में ये किसी एक्ट का वायलेशन नहीं किया गया, संशोधन हुआ। 2013 में संशोधन हुआ, किसी कानून का वायलेशन नहीं था। तो आज कैसे वायलेशन हो गया भाइयों मेरे? और हो गया, नहीं हुआ वो तो अलग बात है। किसी की तरफ जमीन पर उंगली उठा दो तो ये वक्फ की जमीन हो जाएगी। जल्दी से आदिल जी जवाब लेते हैं। वक्फ वेलफेयर फोरम के चेयरमैन है जावेद अहमद, उन्होंने कहा 3000 करोड़ की संपत्ति अकेले ओवैसी जी के पास है। जी देखिए, जो भी जाए, अश्वनी जी बोल रहे हैं बीजेपी की तरफ से। अश्वनी जी, जो यूट्यूब चैनल का सुना हुआ बात मत बोलिए, क्रिमिनल डिफेमेशन केस करेंगे, फिर हैदराबाद दौड़िएगा तो मत बोलिएगा। हम बोल दे रहे हैं, आपको प्यार से समझा रहे हैं, पर आप नेता हैं बीजेपी के। करिए चैलेंज करता हूं, करिए, झूठ मत बोलिए, समझे? झूठ मत बोलिए, झूठ बर्दाश्त नहीं करेंगे। करिए, मुझे दम नहीं है, करिए, हद मत पार कीजिए। बोल रहे, समझा रहे हैं आपको। करिए क्रिमिनल डिफेमेशन फाइल करेंगे, झूठा बोलिएगा तो समझ जाइए क्या होगा। फिर अरे समझ जाइए क्या होगा। जितनी औकात है उतना ही में रहिए, औकात से ज्यादा मत कीजिए। तुम्हारी औकात जो है उसमें रहो, जितनी औकात है ना उतना ही रहिए। समझे? दिखाइएगा भी, समझ लो, जमीनें कब्जा करने वाले तुम लोग अपराधी हो। सब नेतागिरी जो निकाल देंगे। औकात अपनी देखो, कमजोर मुसलमानों की जमीन कब्जा करते हो, औकात अपनी देखो। सब नेतागिरी निकाल मत देंगे। करो। देखिए, टीवी डिबेट में एक तो इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। दूसरी बात ये कि भाई औकात की बात हर बार क्यों आ जाती है जब ऐसे सेंसिटिव मुद्दों पर बहस होती है। मुझे लगता है हमें मुद्दों पर, फैक्ट्स पर टिके रहना चाहिए। आप सभी मेहमानों का शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना कीमती वक्त देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।